बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी के कोर्स में आज हम इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजी ऐसी स्टडी को कहा जाता है जिसमें टॉक्सिकेंट के इफ़ेक्ट को स्टडी किया जा रहा हो इम्यून सिस्टम पर, मुदाफ़ियाती निज़ाम पर टॉक्सिकेंट्स के इफ़ेक्ट को स्टडी करना। तो पहले हम इम्यून सिस्टम का ओवरव्यू करते हैं प्लांट्स में। बेशक प्लांट्स के अंदर ये एंटीबॉडीज़ वाला वाइट ब्लड सेल्स वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन प्लांट की बॉडी को फॉरेन बॉडी से बचाने के लिए एक दिफाई निज़ाम ज़रूर मौजूद है, जो कि उनको बॉडी के अंदर प्लांट की बॉडी में दाखिल होने से रोकता है, बैरियर्स के तौर पर काम कर रहा है, या फिर प्लांट के डिफेंस के लिए स्पेशल किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि फिनोल्स, टर्पिनॉइड्स, जो कि रिपेल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को। हर्बीवोर के अटैक में भी यही कंपाउंड्स एडाप्टेशन के लिहाज से बना लिए जाते हैं प्लांट्स में। ये प्लांट की इम्यूनिटी के अंदर शामिल हैं तमाम बातें। तो एनिमल्स में या किसी भी तरह के ऑर्गेनिज़म में जो इम्यूनिटी वक्त के साथ साथ आती है, एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि पैथोजेंस के साथ एक्सपोजर होने पर, उसको कहते हैं एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स बहुत सारा मैकेनिज़्म करते हैं, मेमोरी सेल्स बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं उसके रिस्पॉन्स में। और जबकि इनेट इम्यूनिटी उस सूरत में कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी इन्हें स्टार्टिंग से नेचुरल इम्यूनिटी जो इन्हें मिली है, ये हर एक एज में इसी इम्यूनिटी को एक्सप्रेस करेंगे। इस इम्यूनिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहले भी आप कोर्सेज में कंपैरिजन ये देख चुके होंगे। तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में थोड़ा डिफरेंस है। वर्टिब्रेट्स में दोनों तरह की इम्यूनिटी होती है। इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर इनेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं होती। ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर जिनकी लाइफ ज़्यादा है, वो इम्यूनिटी रखते हैं इस तरह की, क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा है तो वो इस बात पर एनर्जी का एक्सपेंडिचर कर भी सकते हैं। जिनकी लाइफ बहुत थोड़ी है, उनमें ये जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ का ड्यूरेशन इतना नहीं है जितनी एनर्जी उनकी इम्यूनिटी बनाने में लग जाएगी। तो बॉडी के अंदर एडाप्टिव इम्यूनिटी के लिए वर्टिब्रेट्स में बी और टी लिम्फोसाइट हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, फ़िश वगैरह में ये इम्यून सिस्टम के लिए बोन मैरो वगैरह मौजूद नहीं होता, ना तो लिम्फ नोड्स वगैरह हैं। तो इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम के लिए सेल्स बनाने का फंक्शन है, लिम्फोसाइट्स बनाने का फंक्शन है, वो किडनी के ज़रिए किए जाते हैं, प्रोनेफ्रिक किडनी के ज़रिए। जैसे कि किडनी में हार्मोन्स भी बनते हैं इंसान में, लेकिन हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं फ़िश की। फ़िश के अंदर बोन मैरो वगैरह जिनमें नहीं होता, उनमें किडनी के अंदर ये सेल्स की फार्मेशन
बी और टी लिम्फोसाइट्स के लिए प्रोसेस होते हैं। तो जनरली ये बात भी ऑब्ज़र्व की गई है कि वर्टिब्रेट्स हों या इनवर्टिब्रेट्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से इम्यूनोसप्रेशन होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। अगर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है और बैक्टीरिया वायरसेस ज़्यादा हैं तो उनके अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अंदर दोनों तरह की ऑब्जर्वेशन की गई हैं। अभी दोनों तरह की ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले कुछ एग्जांपल दी गई है कि पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन ऐसे कॉन्टेमिनेटेड जो होंगे खुराक अगर, तो उसके अंदर मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा एक्वेटिक एनिमल्स का। हेयरिंग टू फिनोसिड सील जो हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। सील के अंदर, इनके गोश्त के अंदर कंटेमिनेशन होने की वजह से उनके अंदर मज़ीद इम्यूनो सप्रेसेंट अफेक्ट देखा गया है। एक ऑब्ज़र्वेशन ये भी की गई है कि अगर लो कंसंट्रेशन में ये टॉक्सिकेंट हों तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जबकि हायर कंसंट्रेशन में है तो इम्यूनो सप्रेशन करते हैं। एक केमिकल है ट्राईब्यूटाइल टिन, जो कि ज़्यादा टॉक्सिक है डाईब्यूटाइल टिन से, बाकी लिहाज से, ना कि इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर। इम्यूनोटॉक्सिसिटी का असर कम है लेकिन वैसे ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो डाईब्यूटाइल टिन है वो कैल्शियम मीडिएटेड अफेक्ट देता हो इम्यून सिस्टम को, और जबकि बाकी सिस्टम्स के अंदर टॉक्सिसिटी ना करता हो सकता है डाईब्यूटाइल टिन इनहिबिटर हो कैल्शियम पंप का। तो कुछ जो जनरलाइजेशन है इम्यून सिस्टम की, इसके लिए ज़रूरी हैं समझने के लिए, और ये वेरी भी कर सकती हैं। इम्यून सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो इन्वायरमेंट में मौजूद केमिकल्स की वजह से कुछ इस तरह से हो सकती हैं कि फागोसाइटोसिस पर अफेक्ट हो सकता है, इनकैप्सुलेशन पर अफेक्ट हो सकता है, मतलब कि जो बैक्टीरिया वायरस दाखिल हुए उसके इर्द गिर्द वाइट ब्लड सेल्स ने इनकैप्सुलेशन अगर करनी थी तो वो असरअंदाज होगी। आरओएस जनरेशन पर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह बनाने की मिकदार पर असर हो सकता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन की अमाउंट पर अफेक्ट हो सकता है। इम्यून सेल डिफरेंशिएशन के दौरान भी ये अफेक्ट कर सकते हैं केमिकल्स, और इनका इंडिविजुअली दूसरे इम्यून फंक्शन पर असर नहीं होगा। कोई एक फंक्शन पर असर होगा, दूसरे पर असर नहीं होगा। तो अक्सर टॉक्सिकेंट इसी तरह से इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हैं। इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो सकता है कुछ स्ट्रेस की वजह से भी। मुदाफ़ियाती निज़ाम लाजमी नहीं है कि टॉक्सिकेंट की वजह से ही अफेक्टेड हो सकता है कोई ऐसा स्ट्रेस हो, रश का, क्राउडिंग, यानी वहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है सेम स्पीशी की या दूसरी स्पीशीज़ की भी, प्रीडेटर अवॉइडेंस, शिकारी से बचते टाइम जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। डरे हुए रहेंगे जानवर तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहेगा। टम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट अफेक्ट देखा गया है, इम्यूनोसप्रेशन देखी गई है जिसमें, उसमें लाजमी नहीं है कि टॉक्सिकेंट की वजह से ही सप्रेशन हो,
बल्कि इसके साथ दूसरा फैक्टर भी हो सकता है। तो दो वेरिएबल हैं या तीसरा वेरिएबल भी हो सकता है। इसके लिए जब आप डिटेक्शन करेंगे रिसर्च में तो बाकी सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखेंगे, दोनों ग्रुप बनाएंगे अलग अलग से। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसके अंदर आप ये जैसे प्रीडेटर अवॉइडेंस को चेक करना चाह रहे हैं तो दोनों में प्रीडेटर अवॉइडेंस देंगे और कोई एक एक्स्ट्रा केमिकल देंगे तो फैक्ट चेक हो जाएगा। मज़ीद आप ये स्टैट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये तमाम पैरामीटर्स मेजर करने के लिए। इसके अंदर सिग्निफिकेंस आप डिफरेंट वेरिएबल्स का को रिलेशन फाइंड करेंगे एक तो, और दूसरा इनका सिग्निफिकेंस लेवल फाइंड करेंगे। डिफरेंट वेरिएबल्स को आप एनालाइज करेंगे एनोवा टेबल के ज़रिए बनाकर। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के ऊपर ये तमाम बातें डिपेंड करती हैं कि आप इसके अंदर क्या स्टैट अप्लाई करेंगे। तो पैरामीटर्स को हम मुख्तलिफ़ तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो इम्यून सिस्टम पर अफेक्ट करने वाले केमिकल्स हैं वो कुछ ये केमिकल्स हैं जो कि लास्ट पैराग्राफ में बताए गए हैं। मेटल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिनमें डाइब्यूटाइल टिन है जो ऊपर बात की गई है, और पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं, हेलोजिनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे कि डायोक्सिन्स और पीसीबीज हैं, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं जैसे कि बेंजोपायरीन। ये तमाम अफेक्ट करते हैं ROS पर, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की फार्मेशन पर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा इस तरह की ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ बन जाएंगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह। पेस्टिसाइड्स दोनों इनेट और रिक्वायर्ड लिम्फोसाइट फंक्शन के ऊपर अफेक्ट करती हैं। वर्टिब्रेट्स में हेलोजिनेटेड एरोमेटिक और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अफेक्ट करते हैं लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन पर। इनवर्टिब्रेट्स में हेलोजिनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAHs पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन्फ्लुएंस करते हैं हेमाटोसाइट की स्टेबिलिटी पर। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं जो कि एक फार्म में, और इनकी डिवीजन पर। जबकि हर एक के बारे में तकरीबन लो कंसंट्रेशन में अफेक्ट पता चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके साथ साथ दूसरे वेरिएंट्स भी पाए जाते हैं, यानी कि दूसरी ट्रीटमेंट भी आप कह लें के साथ साथ चल रही होगी। तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है किसी केमिकल के थोड़े से कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्स को। और इसके लिए साथ साथ इम्यून सिस्टम उस केमिकल के लिए ससेप्टिबल भी हो सकता है। और जैसे ही इम्यून सिस्टम ख़राब होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा बीमारियां अटैक करेंगी, डिजीज़ ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी।